हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 जैक बोर्ड मैथ्स का सेट नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो सेट नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है ना। तो हर सेट में ये क्वेश्चन कॉमन है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। देखो तो 5 3 8 1 9 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से लगाओ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर देखो 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 और 5 देखो दोनों प्राइम नंबर है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऑप्शन सी बच्चों करेक्ट है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक दैट इज एचसीएफ दिया है 13। तो हमसे इसका ना एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्तक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। बच्चों एलसीएम निकालने का सिंपल सा फार्मूला लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ निकाल दो। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो 26 इंटू 91 करो और एचसीएफ लिया है बच्चों 13। तो 13 7 है देखो 91 हो जाएगा। तो 7 6 या 42 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 18। तो 182 देखो कोई ऑप्शन है तो 182 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 96 और 404 का ना आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो देखो 96 एंड 404 आप इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। 96 से डिवाइड कर दो किसमें 404 में, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो जो आपको आसान लगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो तोड़ना पड़ेगा 2 8 जा 2 4 जा और 2 8 जा, फिर 2 2 जा 2 4 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। 404 को तोड़ोगे तो 2 2 जा 0 2 2 1 जा 0 1। अब कटेगा किसी से देखो तो 101 नहीं ना कटने वाला है। 2 2 4 0 2 2 4 2 1 जा 2 0 तो कटेगा ही नहीं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा। देखो इसमें दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया 2 इंटू 2 बराबर कितना 4। कोई ऑप्शन है 4। तो देखो ऑप्शन बी करेक्ट कितना है बी। डिवीजन मेथड से भी आप बना सकते थे। देखो 96 से डिवाइड कर दो 404 में। ठीक है। तो 96 4 जा लगा दो 6 चौक 24 9 चौक 36 37 38। 4 में 4 गया 0 10 में 4 गया 2 कैंसिल 96 ले लो। फिर देखो 20 को कितना बराबर लगाओगे 20 चौका 80 करा दो 6 1। फिर देखो 20 बचा 16 इकाई लगा दो। फिर देखो 16 4 चौका 16 कट गया ना। तो एचसीएफ देखो ये आया ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। तो जो भी मेथड आपको समझ में आए प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 में वो बोल रहा है कि धनात्मक संपूर्णांक निम्न में किस रूप का हो सकता है। बच्चों हमसे इवन जो है इंटीजर्स का फॉर्म पूछ रहा है। तो देखो 2q + 1 नहीं होगा क्योंकि ये ऑड होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए आप 1 ऐड करोगे तो वो ऑड हो जाएगा। ये इवन आएगा 1 ऐड, अगर इवन में 1 हम ऐड करते हैं तो ऑड नंबर हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं। 4q + 1 देखो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। 4q + 3 ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद 2q ये देखो इवन नंबर मिलने वाला है क्योंकि q का कोई भी वैल्यू रखो 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो आपको इवन नंबर मिलेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके 4 का डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या होगा। बहुपद शून्यकों का योग क्या होगा। अब ये बड़ा क्वेश्चन में आंसर दिया है 3 7 -7 और -3। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मेरे समझ से मिसिंग है क्योंकि हम लोग से डायरेक्टली केवल पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें योग क्या है। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ही नहीं। अगर दिया रहता तब ना हम अल्फा + बीटा निकालते -b/a से। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस डिसाइड करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी द्विघात बहुपद जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना। मैंने जो है डाउनलोड किया है इंटरनेट से, तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चंस में मिसिंग दिख रहा है। ऐसे सेट नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन में मिसिंग है, आप देखेंगे। तो
तो देखो जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आपको पता चलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन में मिसिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दी हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है 4 और 1, तो हमसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन करेक्ट है। चलो चेक करते हैं, इरेज कर दो। चलो दिवाली तो खत्म हो गई है, फिर भी आपको क्रैकर्स की आवाज आ रही होगी कि डोंट वरी, अभी दिवाली का खत्म नहीं हुआ है, मौसम है दिवाली दिवाली में नहीं, बच्चे लोग भी जुनून रहता है क्रैकर्स का। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है बच्चों 1, तो हमसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा बराबर आप 0 कह सकते हो। तो देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 इनटू x प्लस अल्फा बीटा का बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा विभाज्यों पर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन सी बच्चों करेक्ट है। ओके, फिर 7 नंबर में देखो क्या सवाल कह रहा है। कह रहा है किसी बहुपद px में ग्राफ में दिया गया है बहुपद के शून्यकों का संख्या निकालना। बच्चों px के लिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, तो आप देख रहे हैं ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स के कहने का मतलब, तो एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे 1 होंगे, तो ऑप्शंस बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, 7 का बी। आपको देखना है px के लिए, ठीक है। अगर ये py के लिए पूछे तो y एक्सिस को देखो, px के लिए पूछे तो x एक्सिस। तो ये देखो हमारा x एक्सिस है, ये हमारे पास y डैश एक्सिस है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 7 का क्या हुआ, 7 का बी हुआ ऑप्शन करेक्ट। 8 में देखो हमसे बोल रहा है कि दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिए हैं, 2x प्लस 3y इज प्लस 4 बराबर 0 दिया है। ओके, और सेकंड इक्वेशन दिया है बच्चों 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हमसे सवाल बोल क्या रहा है कि इसमें बताओ कि अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि दो हल होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर लो, a1/a2, तो देखो 2/6, 1/3, b1/b2 चेक करो तो 3/9, तो 1/3, c1/c2 चेक करोगे तो 4/11। तो आप देख रहे हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों ये नो सॉल्यूशन का कहानी है, क्योंकि ये लाइंस जो होंगे पैरेलल्स होंगे दोनों, ठीक है। तो देखो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 8 का सी होगा। 9 में देखो कह रहा है रेखाएं का अद्वितीय हल है, क्या है देखिए चेक करते हैं। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, तो बराबर 5 को आप इधर ले आओगे तो -5 होगा, चलो उधर ही ले देते हैं। ये 4x देखो प्लस 6y इज इक्वल टू देखो 15 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये अद्वितीय हल होगा कि दो हल होगा कि अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब आपको a1/a2 निकालना है, तो 2/4 देखो 1/2, b1/b2 देखोगे तो ये भी देखो 3/6, 1/2 और c1/c2 देखोगे तो 5/15, तो माइनस माइनस कर लो, तो दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस किया तो 1/3। फिर से आप देख रहे हो कि a1/a2 जो है बच्चों वो b1/b2 के बराबर है, नहीं है c1/c2 के बराबर, इसका मतलब नो सॉल्यूशन यहाँ पे भी होगा। तो 8 का भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 8 की 9 का ऑप्शन होगा कोई हल नहीं, डी होगा, बी। 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, कोई भी हल नहीं होगा। देखो पैरेलल लाइंस जब होते हैं तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर दो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोल रहा है कि x बराबर a और y बराबर b, ठीक है। x बराबर a तथा y बराबर b का ग्राफीय का अगर कहने का मतलब जो ग्राफिक सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा।
क्या दोनों लाइंस जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे, क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, या दोनों या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? बच्चों जब भी x बराबर कोई कोऑर्डिनेट देगा ना तो याद रखना वो y के पैरेलल होगा, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। मान लो ये x बराबर a हुआ तो ये y बराबर क्या हुआ b। आपको तो पता नहीं ना है कि a कौन सा कोऑर्डिनेट है, b कौन सा कोऑर्डिनेट है, लेकिन हमेशा याद रखना। अच्छा ये y दिया है ना, पैरेलल कहां से होगा? x बराबर अगर कोई लाइन दिए देंगे, ध्यान दो मैं बता दे रहा हूं, x डैश y डैश। अगर x बराबर कोई लाइन देंगे तो y के पैरेलल बनाना, और y बराबर कोई लाइन देंगे बच्चों तो वो x के पैरेलल बनाना, ठीक है। ये y बराबर b। अब आप देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समानांतर हैं कि एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो आई थिंक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। x बराबर a और y बराबर b जो है ये कैसे हो एक दूसरे को बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी कॉमन पॉइंट पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा टेट का। क्वेश्चन में 11 में देखो y का हमसे मान पूछ रहा है, इक्वेशन दिया है 3x + y = 40, ठीक है, और दूसरा दिया है 2x - y = 1, और हमसे y पूछ रहा है। तो बच्चों हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ओके। तो x को एलिमिनेट कैसे करेंगे देखो, तो x को एलिमिनेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो। तो देखो 3 × 2 = 6x, ये 2y, ये 28 होगा, इसको 3 से करोगे तो 6x - 3y = 3, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल, ये 5y = 25, तो y = 5 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा, डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। तो 11 का डी सही होगा ऑप्शन। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि यदि दो चर वाले कोई समीकरण है ax + by + c, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं, अब बोल रहे हैं इसके कितने हल हैं। तो बच्चों अगर सिंगल कोई इक्वेशन देंगे ना तो इसके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि by का क्या लिखोगे -ax - c, तो y बराबर हो जाएगा -ax - c/b। अब आप x और y बैठाते रहो, ठीक है ना, यहाँ पे x y आप बैठाते रहोगे, x बैठाओ y अपने आप आते रहेगा, समझ रहे हो। जैसे x का मान मान लो 1, कुछ भी x का मान पुट करेंगे तो -a - c/b, x का मान 2 पुट करोगे तो -2a - c/b आते रहेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। 13 में देखो बच्चों कह रहा है कि x + y = 40, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और सेकंड दे रहा है x - y = 4, इसके इक्वेशन सेकंड मान लो। हमसे बोल रहा है कि x और y का क्या सॉल्यूशन होगा, तो इसको ऐड कर दोगे सिंपली, तो देखो क्या मिलने वाला है, x + y = 40 और ये x - y = 4। तो देखो y से y गया, 2x = 18 इंप्लाइज x का मान 9 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y निकालोगे तो देखो y = 14 - 9 होगा 5, तो x का मान 9 और y का मान 5। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x का मान 9, y का वैल्यू 5, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, डी। तो 13 का डी हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो, समझो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। बच्चों कोई भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो ax² + bx + c = 0, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी। 15 में देखो कह रहा है कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इनके रूट जो है वास्तविक और समान है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनके मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे। तो बच्चों इसके रूट जो है बराबर है और समान है, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो d बराबर 0, तो ये b² - 4ac = 0। देखो b का जगह b 4ac, तो b² बराबर कितना हो गया, 4ac हो गया।
तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है ये मूल वास्तविक है तो मूल पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, मूल। इसका मतलब हम लोग से अल्फा और बीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो देखो अल्फा बीटा पूछ रहा है तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा। तो इसका मतलब यहाँ पे इससे कोई रिलेशन नहीं बनने वाला है। अल्फा अल्फा हो गया, बीटा भी अल्फा हो गया, फिर दोनों जो जीरो से इक्वल है। तो कंडीशन आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए हो गया। तो अल्फा प्लस अल्फा कर दो, अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, तो 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, तो अल्फा बराबर हो गया माइनस बी बाय 2a। ओके, समझ में आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा देखो सी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए, तो अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाय ए, तो अल्फा बराबर अंडर रूट सी बाय ए भी हो सकता है। तो दो वैल्यू देखो कौन कौन इसमें निकल रहा है, ठीक है, चेक कर लो। तो यहाँ पर माइनस बी बाय 2a वाला ही कहानी है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। ये वाला ऑप्शंस को हटाओ क्योंकि ऊपर से ही डिस्कशन किया है। तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a जो है बच्चों ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखो, 16 में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण का विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछ रहा है। 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। हमसे डिस्क्रिमिनेंट को विविक्तर हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो d पूछ रहा है तो d होता है बच्चों b² माइनस 4ac, तो माइनस 6² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, ठीक है। ये 36 माइनस 36 बराबर 0, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बच्चों 0 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, सी। चलो 17 नंबर पे आते हैं। निम्न में द्विघात समीकरण सूत्र कौन सा है बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पर क्योंकि एबीसी दिया है लेकिन कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, बस a, b, c लिख के छोड़ दिया है। मतलब इसमें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई डिस्कशन अलाउड ही नहीं यहाँ पर। कुछ रहे तब तो डिस्कशन होगा ना। तो चलो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। 18 में क्या है, 2x² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ से जिस साइट से अपलोड किया, डाउनलोड किया है क्वेश्चन, उसमें ये ऑप्शन मिसिंग है। आप ऐसे अपना मिला लेना क्वेश्चन में, अगर दिया हो तो कमेंट करना, मैं आंसर भेज दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का बहुत समान है, तो k का मान हमसे पूछ रहा है। देखो जीरोस सेम है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, इसका मतलब k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। तो k² बराबर 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 हो जाएगा। तो k बराबर अंडर रूट 24, प्लस माइनस ले सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, k का इसमें भी देखो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो 6 चौक 24 होता है ना, तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये प्लस माइनस 6, तो देखो यही आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी लिखा है लेकिन कोई आंसर दिया ही नहीं है, बट k का मान देखो ये लिखने वाला है। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसलिए मैंने बोला इसके में बहुत सारा मिसिंग है, ठीक है। क्वेश्चन कभी दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन नहीं दे दिया, कहां से बनेगा बताओ। चलो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन में 19 में देखो कह रहा है b² माइनस 4ac बराबर 0 है। तो बोल रहा है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। बच्चों नेचर ऑफ रूट्स जो होगा इक्वल होगा, रियल होगा। दोनों तो रूट्स इक्वल होंगे और दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, रियल होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स रियल होते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल के साथ इक्वल भी रूट्स होंगे। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20। अब 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लो पहले, बराबर और वास्तविक है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 20 में देखो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 है। इसके ना हमें जीरोस पूछ रहे हैं, रूट्स पूछ रहे हैं। तो देखो x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 से इक्वेट करो। x कॉमन लो तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लो तो x प्लस 2 बराबर 0 से इक्वेट करो। तो x प्लस 2 बाहर करो तो x माइनस 3 बराबर 0 से इक्वेट करो। तो x का मान -2 होगा, x का मान 3 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x बराबर -2, ठीक है, और y बराबर 3, कोई ऑप्शन दिख रहा है
यहाँ पे भी देखो गड़बड़ लग रहा है ना, 3,2 दे दिया है, 2,-3 दे दिया है, 1,2 दिया है, -1,6। जबकि हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि 2x में 3x कटेगा तो -x, 2 को -3 से -6 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये होगा x बराबर 2 और x बराबर 3, x बराबर -2 और x बराबर 3। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन बच्चों नहीं दिया है, यहाँ पे भी मिसिंग है इसका, 2 और -3 दे दिया है, जबकि आएगा क्या बच्चों -2 और 3 आएगा। ठीक है, -2। अच्छा यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, वैसे अगर माइनस इसमें कॉमन ले कोई काम नहीं कर सकते। हमने तो सोचा यहाँ माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो x का मान -3 हो सकता था, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, और ये प्लस हो जाएगा, फिर तो बात वही होगा। तो यही करेक्ट ऑप्शन है। 21 में आ जाओ, बोल रहा है 2, 6, 10, 14। ठीक है, ये हमसे दिया हुआ है सीक्वेंस एपी है, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। बच्चों कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो ना, तो 6 - 2 4, क्या है 10 - 6 की 4, 40 - 10। आंसर 4 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। फिर देखो 22 में देखो कह रहा है कौन सा पद 78 है। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। इसमें बोल रहा है कौन सा टर्म जो है पद है 78 है, तो मान लेते हैं nth टर्म कितना है 78 है। तो फार्मूला लगा दो a + n - 1 * d बराबर 78। तो a की जगह पे 3, n पूछ रहा है, b हो गया 8 में से 3 गया 5, 3 में से 8 गया 5, सही है बिल्कुल 78। तो n - 1 * 5 बराबर 78 में 3 चला गया 75। तो n - 1 बराबर 75/5। तो देखो 5 बन जाए 5, 5 5 सा 25। तो n का मान 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। चलो इसके बाद देखो 23 नंबर, 22 का तो सी हो गया। 23 में बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच, तो 4 3 × 12 होता है, तो 10 के बाद 12 से स्टार्ट करो, 12 16, फिर 20 कहां पे जाना है? 250 के पहले, आई थिंक 248 हो जाएगा ना। देखो 4 6 24, 4 2 8, 4 से कट जाएगा ना। हमसे बोल रहा है कितने टर्म्स हो गए, तो लास्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं कितना 248, n पूछ रहा है, तो a + n - 1 * d बराबर कितना 248। तो a हो गया 12, n - 1, d तो 4 ही रहेगा। देखो 16 में से 12 गया, 20 में से 16 गया 4, 248। तो n - 1 * 4 बराबर 248 - 12। तो n - 1 * 4, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 236। तो n - 1 236/4। तो कितना होगा देखो 4 पंचे 20 और 4 नंबर 36। तो n का मान 60 हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन है 23 में 60, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बोल रहा है प्रथम पद a है, अंतिम पद डैश वाली एपी के n पदों का योग। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऑप्शंस क्लियर नहीं दिया है बच्चों। ऐसे का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 * d। मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में हल्का सा। और दूसरा फार्मूला होता है बच्चों n/2। यहाँ पे 2a को आप क्या कर सकते हो, a + a लिखोगे n - 1 * d। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला बनेगा n/2 a प्लस, और ये देखो nth टर्म का जो है लास्ट टर्म का फार्मूला है tn, तो tn को हम l लिख सकते हैं। तो ऐसा का या तो ये फार्मूला होगा या तो ये फार्मूला, दोनों करेक्ट है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देना ये करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर नहीं किया है। ओके, a + l। अब देखो 25 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, हमें बता नहीं रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में क्या कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि इसमें आप देखोगे क्वेश्चन ना तो वहां पे आपको और ज्यादा फील होगा सामने में। ये क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा होगा? ये कहना चाह रहा होगा कि ट्रायंगल मान लो ये एबीसी है, जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर है। और दूसरा ट्रायंगल बच्चों क्या बोल रहा है, ये पीक्यूआर है। क्या है? पीक्यूआर है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमसे कह रहा है कि एबीसी और पीक्यूआर में क्या रिलेशन हो सकता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो पीक्यूआर एबी इधर ले लेंगे तो इधर पीआर ले लो, तो एबी अपॉन पीआर देखो 4/2 कितना आएगा 2/1 आ गया, ठीक है ना। सीक्वेंस देखना, इधर एबी तो इधर क्या ले लिए पीआर, अब इधर बीसी लो तो इधर से क्या ले लो आरक्यू ले लो, ठीक है, क्या ले लो आरक्यू। तो BC हो गया बच्चों 2.5, RQ हो गया 2.5, ये देखो 1 आ गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। और फिर इधर से अगर हम ले लेते हैं बच्चों QR, इधर से ले लो ABC, CA ले लो और इधर से ले लो QR, तो ये हो गया 6/3, तो ये 2/1, तो दो को तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर होगा, नॉट सिमिलर टू एनी ट्रायंगल ना। हम लोग इसमें क्या लिए थे PRQ ले लिए थे, ट्रायंगल PR। ऐसे क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, बट अगर दिया रहे सवाल तो आप इस तरह से चेक कर लेना सिमिलरिटी। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 26 में कह रहा है निम्न में कौन सी आकृति समरूप नहीं, कह रहा है चार्ट दिया हुआ है फिगर आपको, एक सर्कल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक वर्ग बोले तो स्क्वायर है, एक समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोला इसमें कौन से जो पिक्चर होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। तो बच्चों जितने भी सर्कल होते हैं ना सब आपस में सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर है वो भी सिमिलर होते हैं, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों वो कभी सिमिलर इंस्टेंटली सिमिलर हो भी सकते हैं लेकिन हमेशा सिमिलर नहीं होते। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, 26 का बी। 26 का कौन सा होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। ओके चलो मैं रेस कर रहा हूं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27। देखो बच्चों 27 में भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसमें कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी इनकम्प्लीट है क्योंकि ABC PR में Q है, A 30 B 70 C 80, तो Q का मान यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता था क्वेश्चन का, बता दे रहे हैं। मान लो ट्रायंगल ABC जो होगा PQR के सिमिलर हो सकता था ना, अगर यहाँ पे सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट आता तो ABC PQR के सिमिलर हो गया। तो एंगल A यहाँ पर मान लो 30 है तो P भी कितना होगा 30, ठीक है ना। फिर B है 70 तो ये Q भी क्या होगा 70, C दिया है 80 तो यहाँ पे R भी कितना होगा 80, चूंकि सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो हमसे पूछा Q का मान, तो Q का मान 70 है, तो देखो ऑप्शन बी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सिमिलर रहता तो फिर ऑप्शन बी करेक्ट होता है इसका। ओके चलो 29 पे आते हैं। कह रहा है ट्रायंगल ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है कि D भुजा BC के मध्य बिंदु पर है। इस त्रिभुज में ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान देना बच्चों, एक ट्रायंगल ABC बनाओ, ठीक है, ये मान लो ABC है और दूसरा है BDE। BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो मान लो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं D भुजा BC का क्या है मध्य बिंदु है। तो BDE तो BDE कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, चूंकि ये भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल, इसका मतलब ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 सारे के सारे जो है 60। और दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, तो इनके एरिया का रेशियो जो होगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा बराबर होगा। तो हमसे बोल रहा है ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का हमसे रेशियो पूछ रहा है। ओके तो ABC में मान लो हमने AB का स्क्वायर लिया और BDE में मान लो हमने BD का स्क्वायर लिया। बच्चों ये BD जो है BC का हाफ है,
तो ये AB स्क्वायर कर दो और इसको BC का हाफ का स्क्वायर कर दो। ओके, और ये BC जो है बच्चों AB के बराबर है, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। तो ये हो गया, BC को भी आप AB/2 का स्क्वायर कर सकते हो, तो ये AB स्क्वायर और यहाँ पे भी AB स्क्वायर अपॉन 4। तो आप इसको लिख सकते हो AB स्क्वायर बाय 1 इंटू 4 अपॉन AB स्क्वायर। इससे ये गया तो 4:1। तो ट्रायंगल ABC और BD का जो रेशियो मिलेगा बच्चों 4:1, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी। चलो 30 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीधी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। ठीक है ना, कह रहा है 10 मीटर लंबा एक सीधा दीवार, ठीक ना, यानी एक दीवार है जो बिल्कुल सीधा है, उसकी ऊंचाई जो है बच्चों 10 मीटर। ओके, 8 मीटर दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। टिकाने पर दीवार से आधार से सीढ़ी के निचले सिरे 10 मीटर सीधी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई की स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात करो। कहने का मतलब कोई सीढ़ी होगा कुछ इस तरीके से होगा ना। ओके, यानी तो मान लो खिड़की होगा, तो हमसे पूछा क्या, ये हो गया तुम्हारा दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, हमसे ये पूछ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये दिया है बच्चों 10 मीटर और ये दिया है 8 मीटर। ओके, बोला है 10 मीटर लंबी एक सीधी एक दीवार सीधी एक दीवार पर टिकाने भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई। ये दीवार है, ये सीधी की जगह ना सीधी हो गई, इसलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है ना, सीधी गलती लिख दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीधी। ठीक है, हिंदी में आप भी पढ़ना, आपको क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन लगेगा। बोल रहा है यहाँ पर एक सीढ़ी होगा जो इस दीवार से है और इसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना। ओके, बिल्कुल आसान है। इसको आप √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दो, तो ये 100 माइनस 64 होगा बराबर 36 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा देखो। अब देखो ऊपर मीटर है, आंसर में सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे बहुत बेसिक है। ठीक है, आंसर आप मीटर में ही लिखोगे, नॉट सेंटीमीटर। बेटा बहुत ज्यादा मिसिंग है ना इस सेट में। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे 30 का ऑप्शन कौन होगा, बी होगा कि सी होगा? कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये सी नंबर। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 31। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज, बोले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, ABC है, देखो ये मान लो ABC है और हमसे बोल रहा है AC BC के बराबर है। AC और BC ये दोनों आपस में बराबर है और बोल रहा है AB स्क्वायर टू AC स्क्वायर के बराबर है। AB स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों हम इसको AB स्क्वायर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, क्योंकि AC किसके बराबर है, BC के बराबर। तो आप देख रहे हैं ना AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, इसके मतलब इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक्चुअल फिगर कुछ इस तरह का बनेगा ना। ठीक है, ABC देखो AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, तो C क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 31 का, तो सी समकोण, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। इसके बाद देखो 32 नंबर में क्या कह रहा है, वेट तथा उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो वेट और उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को बच्चों हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो ये वेट है और ये पॉइंट्स है, ठीक है, यहां से एक टेंजेंट क्या किया है, पास किया है, तो टेंजेंट सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा 32 का, बी।
33 में देखो क्या कह रहा है, किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों ये सर्कल है, इसमें बोल रहा है कि दो टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो देखो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 5, और ये भी कितना आ गया 5, 10 का हाफ, तो रेडियस जो हो जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी। 34 में देखो कौन सा सही होगा। 34 में बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये सेंटर है O, और यहाँ पे PT और TQ, इसका मतलब ये पॉइंट T होगा, एक PT होगा, और दूसरा जो होगा बच्चों TQ होगा। क्या होगा, TQ। ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। बोला POQ 80 डिग्री है, POQ ये जो दिया है 80 डिग्री दिया है। हमसे बोला PTQ क्या होगा, PTQ का मान, देखो ये 80 है तो ये 90 है, ये भी क्या होगा 90। ठीक है, कुछ पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा ना। ठीक है, पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा कर ले। ये T हो गया, ये यहां से होगा टच, यहां से टच होगा, ताकि ये एंगल 80 डिग्री हो, ये 90 हो, ये 90 हो, तो हमसे ये पूछा है, ठीक है ना, ये O, ये P, ये PTQ पूछ रहा है। तो देखो एंगल T जो हो जाएगा बच्चों 360 में से घटा दो, 9 दूना 18, 180 और 80, 260 घटा दो, तो देखो बच्चों 100 डिग्री कोई ऑप्शन दिया है, 100 डिग्री एंगल T 100 होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी। 34 का डी होगा। 35 में देखो स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंब होती है, समानांतर होती है, समांतर। तो बच्चों कोई भी सर्कल होगा ना, तो ये जो टेंजेंट है और रेडियस से इस पर जो लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा टेंजेंट से, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो इस पे रेडियस जो होगा वो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। तो 34 का सी होगा। 34 का क्या हो जाएगा, 34 है ना, 35 सॉरी 35 का सी होगा। 35 देख लो सी है ना, सी नहीं है 35 में, सॉरी ए है, ए है लंब, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, फिर देखो हमसे बोल रहा है 36 में कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। तो ऑप्शन तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन अगर मान लो, बता दे रहा हूं, कोई सर्कल होगा, ठीक है ना, जिसकी रेडियस r होगी और एंगल P अगर बना रहा है, तो एरिया जो होगा सेक्टर का वो पाई r स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह P दे देना और 360, और रेडियस की जगह बड़ा वाला r दे देंगे। ये ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन मेंशन नहीं किया है, ऐसे अगर आएगा ऑप्शन तो इसको मानना, पाई r स्क्वायर P अपॉन 360, एंगल की जगह आपको P मेंशन कर देना है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। देखो कोई सर्कल है, इसका केंद्र से इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बताओ, रेडियस ही ना कहलाएगा। तो ये 37 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 38 में बोल रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई के द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल कितना बनाता है। ठीक है, तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि एक वॉच है और इसमें घड़ी की सुई की जो लंबाई दिया है बच्चों को 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगा। बच्चों घड़ी की कौन सी सुई है, देख लो, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में ना एक राउंड पूरा कर लेता है। 60 मिनट में देखो 1 घंटा बनाया ना। ठीक है, 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितने एंगल बनाए, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे बच्चों, 360 अपॉन 60। और हमसे बोल रहा है 5 मिनट में कितना एंगल पे एरिया बनाने वाला है।
तो 360 अपॉन 60 इंटू कितना कर दो 5, तो 6 6 36 6 पंचे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा मिनट वाली सुई 5 मिनट में। इसके रिक्वायर्ड एरिया जो होगा बच्चों ये पाई स्क्वायर थीटा, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 14 into 14, थीटा हो जाएगा 30 अपॉन 360। तो देखो 7 2 जा, ये 0 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ठीक है। तो फिर देखो 2 6 जा 12, तो क्या बचा 20 into 14 बच गया, और अपॉन कितना 6, 2 11 जा 2 3 जा, ठीक है। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 1 4 154 अपॉन 3, ठीक है ना। देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, देख लेना फिर से एक बार गुना करके, पाई स्क्वायर थीटा, थीटा हो गया 30 अपॉन 360। तो ऐसा ऑप्शन ए और बी दिया है, लेकिन सी और डी गायब कर दिया है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। आप इसमें डिवाइड करके भी देख सकते हो, ओके। अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, मिसिंग है क्वेश्चन में, ध्यान देना। इसके बाद देखो अंतरीय कोण आर त्रिज्या और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऑप्शन ही गायब कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लगता है ना जैक फूड वाले जब क्वेश्चन बनाने बैठे होंगे ना, परेशान हो गए होंगे ना, सेट 1 2 3 सोचे कि बहुत बना लिए, चलो 4 को अब गायब कर दो बहुत सारे सवालों को, ठीक है। मिसिंग है उनका, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक फेथ होता है, बिलीव होता है बोर्ड वाले लोगों पर, उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, होती है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक होती है, नो डाउट कि हम लोगों से भी मिस्टेक होती है, हर किसी इंसान से मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है वो बनाए सही होंगे, लेकिन जब उनका वो पीडीएफ कन्वर्ट कर रहे होंगे उस समय कुछ प्रॉब्लम्स आया होगा, इसलिए इतना मिसिंग है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों लास्ट सवाल हम देख लेते हैं 40 नंबर को। 40 नंबर में देखो क्या है कि 21 सेंटीमीटर बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, रेडियस वाला सर्कल है, जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है, तो एरिया होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये देखो 22/7, आर का मान 21 है, तो 21 into 21, थीटा बोल रहा है 60 डिग्री, केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल अपॉन 360। देखो 6 6 36, 7 3 जा 3 2 जा, 2 को 11 से काट दो, तो 11 into 21 कर दो, तो 21 का है कि 210 में 21 जोड़ दो, तो 1 3 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस तरीके से सारे सवाल कंप्लीट होते हैं सेट 4 का। चलो बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। ओके, थैंक यू।